हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बच्चों मानव जनन में पुरुष जनन तंत्र के मुख्य जनन अंग की बात करने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पुरुष का जो मुख्य जनन अंग होता है बच्चों, पुरुष का जो मुख्य जनन अंग होता है वह वृषण होता है। यहाँ तक हम लोग पॉइंट पढ़ चुके थे। मुख्य जनन अंग वृषण होता है। तो अब अगर हम लोग इस वृषण की पोजीशन को देखना चाहें तो वृषण का आकार कुछ ऐसा होता है। इसके बाहर एक वृषण कोश होता है। मैंने आपको बताया था वृषण कोश के अंदर ये जो वृषण है बच्चों ये सुरक्षित रहता है। ये वृषण कोश है और इसके अंदर वृषण के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की संरचनाएं एक से अधिक संख्या के रूप में पाई जाती है। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर रहती हैं बच्चों। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक वृषण के अंदर पाए जाने वाली इस संरचना को क्या कहते हैं। इस संरचना का नाम बच्चों है वृषण पालिका। इसको वृषण पालिका कहते हैं या वृषण पाली कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में टेस्टिकुलर लाब्यूल्स कहा जाता है। और बच्चों इस वृषण पाली की संख्या एक वृषण के अंदर कितनी होती है ये प्रश्न आता है। इस पर आप लोग ध्यान रखो। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि एक वृषण में 250 से 300 की संख्या में वृषण पालिका पाई जाती है। पालिका पाई जाती है। ठीक है बच्चों। इधर ध्यान दो ब्लैक बोर्ड की तरफ। एक वृषण में 250 से 300 की संख्या में वृषण पालिका पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिकुलर लाब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। इधर अब प्रश्न उठता है इस वृषण पालिका के अंदर की अगर संरचना को देखें तो इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं बच्चों, इस तरह की। और इस तरह की संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस तरह की संरचनाएं इनके अंदर दिखाई देती हैं। और इन संरचनाओं को बच्चों क्या कहते हैं जानते हो? इनको कहते हैं शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ रहे हैं? तो एक वृषण में इनकी संख्या कितनी होती है ये भी प्रश्न आता है। तो एक वृषण में बच्चों शुक्र जनन नलिका की जो संख्या है नलिका की संख्या 1 से 3
पाई जाती है। ठीक है, एक से कितनी? 3 पाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि ये जो शुक्र जनन नलिका है ये देखने में कैसी होती है, तो इसको हम लोग बाहर, इस संरचना को थोड़ा बाहर निकालते हैं और इनको बाहर निकालकर इनकी संरचना के बारे में जानकारी करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बच्चों दिखाई पड़ती है। ये है शुक्र जनन नलिका। मैं तुम्हारे सामने 2 शुक्र जनन नलिका दिखा रहा हूँ। इसका चित्र बनाने के लिए आता है, इस पे ध्यान रखिए। शुक्र जनन नलिका का चित्र नामांकित चित्र बनाने के लिए आता है, तो इसलिए आप सभी लोग इस चित्र पर फोकस करो। कैसे बन रहा है, ऐसे बनाना है आपको। शुक्र जनन नलिका का नामांकित चित्र अगर आ गया बच्चों बनाने के लिए, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि एक इसके बाहर आवरण होती है जो कि इस नलिका की सुरक्षा करती है बच्चों। और इसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं। इनमें केंद्रक होता है बच्चों, और इन कोशिकाओं को सरटोली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सरटोली कोशिका कहते हैं। ये सरटोली कोशिकाएं, ठीक है, इनको सरटोली कोशिका के नाम से जानते हैं। सरटोली कोशिका। तो ये याद रखिए कि जो सरटोली कोशिका होती है बच्चों, पुरुषों में पाई जाती है। कभी कभी प्रश्न आता है सरटोली कोशिका पुरुष में होती है या स्त्री में, तो आपको बताना है पुरुष में होती है। और इस सरटोली कोशिका के पास में इसके आधार से जुड़ी हुई कुछ इस तरह की कोशिकाएं निकली रहती हैं। कुछ इस तरह की कोशिकाएं जगह जगह पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं को बच्चों नरजर्म कोशिका बोलते हैं। इन कोशिकाओं का नाम क्या है बच्चों? नरजर्म कोशिका। इनका नाम है नरजर्म कोशिका। और इसी नरजर्म कोशिका के अंदर, इसी कोशिका के अंदर बच्चों शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सेम टू सेम ऐसा ही फिगर यहाँ इधर बना लेना है। ये पहली नलिका है, ये दूसरी नलिका। ये 2 नलिकाओं के बीच में बच्चों कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं ऐसे पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं को बच्चों कहते हैं लीडिंग कोशिका। इनका नाम है बच्चों लीडिंग कोशिका। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लीडिंग कोशिका किसमें पाई जाती है, पुरुष में या स्त्री में? तो आपको लिखना है कि लीडिंग कोशिका पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है? अंतराली कोशिका। इनको अंतराली कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हारे ब्रेन में जो मास्टर ग्लैंड होता है बच्चों, इस मास्टर ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है, और वो हार्मोन्स है एलएच। ये इधर
ये एलएच हार्मोन जो होता है बच्चों, ये यहाँ से निकलकर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लीडिंग कोशिका होती है ना, इसको ये हार्मोन्स प्रेरित करता है। किसको? लीडिंग कोशिका को। तो प्रश्न आएगा कि लीडिंग कोशिका को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। तो लीडिंग कोशिका को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है बच्चों? क्या है? एलएच हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये इसको प्रेरित करता है बच्चों, लीडिंग कोशिका को। और जब लीडिंग कोशिका प्रेरित होती है तो इस कोशिका के प्रेरित होने के बाद यहां से एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जो इसके अंदर पहुंचता है। और जब इसके अंदर पहुंचता है तो इस जगह पर एक विशेष तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है बच्चों? हार्मोन्स है, ये ध्यान रखना। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और इसी हार्मोन्स को बच्चों एंड्रोजन भी कहते हैं। इसी को एंड्रोजन भी कहा जाता है, एंड्रोजन। तो कुल मिलाकर जो सबसे प्रमुख जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हुई वह ये थी बच्चों कि नरलिंग हार्मोन्स एक नंबर में प्रश्न आता है बच्चों, नरलिंग हार्मोन्स का नाम बताओ। तो नरलिंग हार्मोन्स का नाम आप लिखेंगे बच्चों एंड्रोजन। क्या लिखेंगे? एंड्रोजन। अब ये चीज याद रखिए कि ये सारी जो क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं, ये सभी क्रियाएं प्यूबर्टी अवस्था के बाद से प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था बच्चों की जो प्यूबर्टी अवस्था होती है पुरुषों के अंदर, वह 12 से 14 वर्ष के बाद से ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इसी समय के बाद से वृषण के अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, वह मास्टर ग्लैंड के एलएच हार्मोन्स द्वारा एक्टिवेट कर दी जाती हैं। फिर ये लीडिंग कोशिका नर जर्म कोशिका को एक्टिवेट करता है, जिससे कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम है मेल सेक्स हार्मोन्स, तीसरा नाम है एंड्रोजन। तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आज हम लोगों ने ये पुरुष के मुख्य जनन अंग यानी वृषण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग ये जानकारी करेंगे बच्चों कि नर जर्म कोशिका के अंदर, ये जो नर जर्म कोशिका देख रहे हो बच्चों, इस नर जर्म कोशिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। इसके अंदर ये जो शुक्राणु है इसका निर्माण कैसे होता है, अब इसी के बारे में अगले दिन आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ठीक है, यानी अगले दिन हम लोग शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के बारे में जानकारी करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करिए, और यदि अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।